हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। आज जो हम करने वाले हैं वो सीबीएसई के द्वारा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस इशूड हुए हैं हम वो करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता नहीं कि सीबीएसई ने कुछ इशू करे, तो बेटा सीबीएसई की वेबसाइट पे आया जाया करो, आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। तो सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस लॉन्च करे हैं, 8 10 12 लॉन्च करे हैं। तो उसमें से 4 केस बेस्ड क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और देखते हैं सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको कितनी लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि हाँ, सीबीएसई हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और ये क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है सीबीएसई कोई काफी डिटेल में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखते क्वेश्चन को क्या है, किस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम जरा क्वेश्चन को रीड करके देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन को बिना केस रीड करे सॉल्व किया जा सकता है। इफ यस देन ओके, नहीं है तो भाई केस तुमको वैसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आऊंगा, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। She appoints a team of designers. She appoints a team of designer and crafts people in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Which function of management is highlighted in this context? Controlling, staffing, planning, directing. उसने अपॉइंट की है टीम को। क्या ये कंट्रोलिंग या अपॉइंट करना? नहीं। क्या डायरेक्ट करना पॉइंटिंग है? नो। क्या प्लानिंग करना पॉइंट करना है? नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ अपॉइंट किया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टाफिंग। हाँ है ना? मेरे को जरा आप एग्री करके बताइए कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। जब हम लिख रहे हैं अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर, तो यहां पर सीधी सीधी बातें, ना तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात चल रही है, ना यहाँ पे प्लानिंग की बात चल रही है, ना यहाँ पे डायरेक्टिंग की बात चल रही है। सिंपली बेसिस पे यहाँ पे बात चल रही है स्टाफिंग की, जस्ट बिकॉज वी आर अपॉइंटिंग द पीपल। ओके, अपॉइंटिंग पीपल, नॉट द। चलो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते क्या है। इन द अबव केस company's objective is to promote the sale of Indian handloom and handicraft products. The above line focuses on which feature of management? In the above case, company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. The above line focus on which feature of management? Objective की बात हो रही है। क्या ये इंटेंजिबल फोर्स है? नहीं। इंटेंजिबल फोर्स में हमने देखा था कि इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट। लाइन में कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉइज आर हैप्पी, देयर इज नो chaos, ऑब्जेक्ट गोल्स आर अचीविंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, नहीं। तो इंटेंजिबल फोर्स नहीं है। क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है? क्या यहाँ पर बार बार ये बोला जा रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल लगातार की जा रही है? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर एक लेवल पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है? द आंसर इज नो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने आप आपको पता लग रहा है कि क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, ये हमने चारों पॉइंट रिवाइज करे तो मैनेजमेंट के फीचर भी हमारे लगभग लगभग पूरे रिवाइज हो गए। 4 फीचर है, 3 फीचर बचे। ग्रुप एक्टिविटी बचा है हमारा, मल्टी डायमेंशनल बचा और डायनामिक बचा। चलो वो भी रिवाइज कर लेते लगे यार। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या? हम 3 चीजें देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर आता हमारा क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अलग अलग लोग, डाइवर्स नीड्स होती हैं और मिलकर काम करते हैं जस्ट बिकॉज उनको अपने गोल्स अचीव करने हैं, पर्सनल गोल्स भी अचीव करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव करने हैं। और तीसरा क्या था हमारा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस या डायनेमिक फंक्शन, जो भी आप कह सकते हो। तो इसमें हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बदलता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, इसलिए उसको बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन या मैनेजमेंट प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो मैनेजमेंट के फीचर भी लगे हमारे पूरे रिवाइज हो गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से। ऊपर हमने देख लिया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हो गया होता है अपॉइंटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। प्लानिंग का मतलब मालूम है, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या? डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, काउंसलिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग सुपीरियर बाय सबऑर्डिनेट, सॉरी सबऑर्डिनेट, मैं फंबल कर रहा हूं, सॉरी। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच सुपीरियर्स गाइड, काउंसिल, मोटिवेट, इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। सिंपल वे में प्रोसेस है। तो ये सारों डेफिनेशंस भी रिवाइज हो गई। एक बची हुई ऑर्गेनाइजिंग को आपके होमवर्क में दे देता हूं। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तक केस को रीड करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द अबव केस
एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग। बेटा ये इसके लिए तो केस हमको रीड करना ही पड़ेगा कि वो कौन से लेवल पर काम कर रही है, बट उससे पहले नीचे वाला केस पढ़ लेते हैं, क्या वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप the silk bed covers for special festive occasion and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. Which function of management is highlighted in this context? बताइए मेरे को जरा। Sanat suggested that they should keep the silk bed for the special cover for special festive occasion and offer the cotton bed covers on regular basis to keep the cost under control. तो बताइए इसके अंदर कौन सा मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो हाईलाइट हो रहा है, क्या कंट्रोलिंग है, क्या स्टाफिंग है, क्या ऑर्गेनाइजिंग है या प्लानिंग है। बताइए मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, तो इसके लिए पहले हम केस एक बार रीड करेंगे और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं। सना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या है वो? ब्रांच मैनेजर है। तो मेरे को जरा बताएंगे ब्रांच मैनेजर कौन से लेवल पर आएगा? लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या शॉप फ्लोर? बताइए मुझे कि ब्रांच मैनेजर कौन से लेवल पर आता है, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या शॉप फ्लोर? बताइए मेरे को इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मिडिल लेवल। ठीक है, ब्रांच मैनेजर मिडिल लेवल पर आता है। मैनेजर हमेशा किस कौन से लेवल पर आते हैं? मिडिल लेवल पर आते हैं। अब जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, ओके। इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ओके। इट सेल्स फैब्रिक, फर्निशिंग एंड रेडीमेड हाउसहोल्ड आइटम्स are made out of traditional Indian fabrics. Sana decides quantities, variety, colors and texture of all the above items and then allocate resources for the purchase of different supplier. She appoints a team of designer and crafts in the people in the company who develop some prints for bed covers in bright colors on silk. Although the product looked like very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasion and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. यहाँ पर उन्होंने बात करी, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है, प्रमोट करनी है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद उन्होंने बोला वो सेल करेंगे और सना क्वांटिटी वगैरह डिसाइड करेगी, क्या करना है, कैसे एलोकेट करना वो बताएगा। उसने अपॉइंट किया, उन्होंने बोला कि खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंसिव पड़ता है, तो सना ने बोला अब ये करो तो कॉस्ट कम आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्लानिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंट्रोलिंग की बात हो रही है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उन्होंने बोला अगर ये करोगे तो कॉस्ट है ना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि ये करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। दे आर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। व्हाई सो? बिकॉज एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो क्या किया जाए कि एक्सपेंसिव ना पड़े, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा कंट्रोलिंग। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहला केस होता है हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस जरा पढ़ते हैं अच्छे से। वही पहले मैंने बोला था आपको, अगर आप पहले क्वेश्चन देखिए, बिना क्वेश्चन रीड करके आंसर पता लग रहा है तो फिर केस पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अदिति हैज डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज एंड हर टास्क एफिशिएंटली। व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड हियर? छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया। क्या सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, क्या डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है, क्या डिसिप्लिन की बात हो रही है, या फिर ऑर्डर की बात हो रही है? तो बताइए मुझे इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आते हैं मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्क ही बोलता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उनसे करवाओ जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट हो। तो ऐसे में आप स्पेशलाइजेशन लेकर आ पाओगे। ओके,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with the Atiti as a final authority. Identify the principle of management being followed here. मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं सेल्स पर्सन को अलाउड है 5% डिस्काउंट देने का, और अगर 5% से ऊपर का डिस्काउंट देना है तो अदिति इज द फाइनल पर्सन जो कि वो डिस्काउंट अलाउ कर सकती है। तो बताइए यहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो हमारे पास 4 प्रिंसिपल दे रखे हैं ना, मैं उसको आपको रिवाइज कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। नीचे से शुरुआत करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला था हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, वो उसी डायरेक्शन में काम करे। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को उससे किसी एक सिंगल बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस से उसको ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले काम किसका करे। तो उन्होंने बोला था डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। तीसरा हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और पावर टू कमांड एनीवन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन ऊपर वाले लोग लेंगे और छोटे मोटे डिसीजन नीचे वाले आराम से ले सकते हैं। तो गिवन केस के अंदर यह बोला गया है कि 5% डिस्काउंट देने का जो फैसला है ना वो सेल्स पर्सन ले सकते हैं, लेकिन 5% से ऊपर का अगर डिस्काउंट देना है तो फैसला लेगी अदिति। तो मुझे यहां पे बताइए, यहां पर डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है कि 5% तक सेल्स पर्सन ले सकते हैं, 5% से ऊपर अदिति लेगी। तो मतलब यहां पर ना तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है, यहां पे कोई वन हेड वन प्लान की बात नहीं हो रही, यहां पे ये नहीं बोला जा रहा कि एक ही सिंगल बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, यहां पे ये बात नहीं हो रही कि आप क्या कमांड कर सकते हो, क्या डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, यहां पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, 5% का डिस्काउंट आप ले लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5% से ऊपर का अगर डिस्काउंट देना तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जरा पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. Which principle of management is being highlighted here? जब बिजनेस अच्छा चलना चालू हो गया तो उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया और उसने अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे दिया। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, डिसिप्लिन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बताइए मुझे इसका आंसर। इसका जो आंसर करेक्ट देगा ना, मतलब उसने बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करी हुई है, उसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करी है, या उसने जो भी बुक पढ़ी है वो थोरोली अच्छे से रीड करी। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ए, डिसिप्लिन। अब बच्चे चकरा जाते हैं हमेशा इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर बच्चे चकरा जाते हैं, सर बोनस दिया है, डिसिप्लिन कहां से हो जाएगा, यहां पे तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय होना, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज आना चाहिए। बट बेटा यहां पर प्रिंसिपल को पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमारा ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऊपर बता चुका हूं आपको, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी या उतनी वेजेस देनी चाहिए जो जस्ट एंड इक्विटेबल होनी चाहिए, उनको अंडरपे नहीं करने, उनको अंडरपे ना करे और उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन की, हर एक सामान की एक प्रॉपर जगह होना चाहिए और वो उसको उसी एलोकेटेड प्लेस में पाया जाना चाहिए, जिससे काम करने में टाइम वेस्ट ना हो और मनी वेस्ट ना हो। और डिसिप्लिन ये बोलता है जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, जो आपने एक दूसरे को कमिट किया है, वो सारे आप पूरे करोगे, उस चीज को बोला जाता है डिसिप्लिन। यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव टू डू व्हाट यू हैव कमिटेड। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर जो मेन कीवर्ड है वो बोनस नहीं है, यहां पर जो मेन वर्ड है वो है कमिटमेंट। शी ऑनर्ड हर कमिटमेंट
बाय गिविंग बोनस टू आवर एम्प्लॉइज। और ये एनसीईआरटी में या फिर किसी जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, सुभाष दे हो गया, पूनम गांधी हो गया, उसमें स्पेसिफिक लाइन दे रखी है डिसिप्लिन के अंदर, अगर एम्प्लॉय और जो ओनर्स है अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो वो भी डिसिप्लिन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और देख लो तीनों क्वेश्चन कर लिए और अभी तक हमको ऊपर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। Question number 4, last question of this case. Aditi tends to be more biased towards female employees when it comes to solve the conflict among the employees. Which principle is being violated here? बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी एंड नन ऑफ दीज। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो केस जो सीबीएसई ने दिया है ना, ये हम ऑलरेडी अपनी केस स्टडी सीरीज में एज अ फुल क्वेश्चन कर चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विटी। ठीक है, चलो इक्विटी को भी रिवाइज कर लेते हैं। डिसिप्लिन ऊपर रिवाइज कर चुके हैं, ऑर्डर भी रिवाइज कर चुके हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन in the employee. The manager should not discriminate any employee either on the basis of gender, caste, religion, creed, beliefs, opinions, etc. ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां पर बोला जा रहा है अदिति जो है ना, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो लड़कियों का ज्यादा साथ देती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अदिति इक्विटी को वायलेट कर रही हैं। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे 2 केस कंप्लीट हो गए। अब जरा बात करते हैं तीसरे केस की तरफ। चलिए करते केस को रीड। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन को रीड करके देख लो, आपको समझ में आ रहा है केस रीड करना है तो भी ठीक है, नहीं तो भी हमारा आंसर तो वैसे ही आ रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बिना केस रीड करे सारे आंसर्स निकाल लिए। अब जरा इसको देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव गिवन केस आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ऊपर रीड करना पड़ेगा, नहीं बता पाएंगे, सॉरी। Identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in with favor. नहीं बता पाएंगे। Which business environment did Coca-Cola majorly tap into? ये भी नहीं बता पाएंगे। Which of the following is not a product of Coca-Cola? ये भी नहीं बता पाएंगे। मतलब क्या, हमको केस रीड करना पड़ेगा। The name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India as well as throughout the world. This carbonated soft drink holds the most market share in the soft drink market and got itself a special seat in each and every gathering. The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks under the Coke name. The most common of these are Diet Coke, along with other including caffeine-free Coca-Cola, Diet Coke caffeine-free, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, and the list go on. देखो यहां पर जो नाम दे रखे हैं ना, देखो यहां पर नीचे जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following is not a product of Coca-Cola? Coca-Cola Diet Coke caffeine-free है, कोका कोला जीरो शुगर है, कोका कोला चेरी है, कोका कोला एडवोकेडो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? यहां पे कोई डाउट? ठीक है, जरा ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर वाला केस क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट उन्होंने टैप किया है, उसके अलावा कौन सा स्पेसिफिक फॉर जनरल फोर्स है, जरा डिस्कस करते हैं। और the main reason for such an outstanding placement of the product goes to the way that they have established connection between every occasion and the need for the Coke to be present there, product design and creative advertising. चलो एक बार फिर से रीड कर लेते केस को। एक कोका कोला कंपनी है जो कि हर एक इंडिया में और बाहर के लोग इसको जानते हैं। उनका मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा शेयर है, उनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उन्होंने कोक के अंदर डाइट कोक लेकर आए हैं, कैफीन फ्री लेकर आए हैं, शुगर फ्री लेकर आए हैं, कोकोला चेरी वेनिला ये सारे लेकर आए हैं। और उन्होंने हर एक, इट हैज कैपिटलाइज्ड ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइज ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक इट्स वेरी इफेक्टिवली एंड पेस्ट इन द मिडल ऑफ एवरी गैदरिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन रीड करो, क्या देखा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव गिवन केस वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आप अनसर्टेनिटी की बात हो रही है?
क्या यहाँ पे डिले की बात हो रही है, क्या यहाँ पे परवेसिव फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो हर एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो पहले पॉइंट का जो आंसर होगा वो हमारा ए पॉइंट होगा। इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कैसे पता लगा मेरे को? क्योंकि उन्होंने ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करे। कैपिटलाइज का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in their favor। कौन सा मार्केट फीचर है वो अपने फेवर में ले आए? कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फ्यूचरिस्टिक एंड मेंटल एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले मेंटल एक्सरसाइज तो कोई भी फीचर नहीं होता बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो तो कैंसिल ही हो गया। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फीचर नहीं होता तो वो तो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो गया। दो फीचर होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। जरा एक बार हम ऊपर वाले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमको पता लग जाएगा कि कौन सा केस की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे देखो उन्होंने क्या बोला है, पढ़ लेते एक बार, हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमको कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स से रिलेटेड कोई बात नहीं होती दिख रही। फिर से रीड कर लेते एक बार। कोका कोला कंपनी हर एक इंडिविजुअल को पता है, चाहे इंडिया में हो चाहे थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, मार्केट में उसका शेयर सबसे ज्यादा है और हर एक गैदरिंग में उसकी स्पेशल सीट होती है। कोका कोला कंपनी ने अपने अदर प्रोडक्ट्स निकाले अंडर कोक नेम, डाइट कोक, कैफीन फ्री, शुगर फ्री, ये सारी चीजें लगाए एंड द लिस्ट गो ऑन। हर एक मौके का फायदा उठा रहे। द मेन रीजन फॉर सच एन आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स goes to the way that they have established a very connection, ठीक है, present there, okay। मतलब वो हर जगह मौजूद हो रहे हैं, मतलब हर जगह प्रेजेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, हमको सही आंसर तो नहीं पता, बट हमको ये पता है कि कौन सा पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नजर आ रही। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़ों में एनालाइज करना इजी होता है लेकिन टोटलिटी में एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। ये कोई बात यहां पर नहीं हो रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग का फीचर है वो आएगा ही नहीं, मेंटल एक्सरसाइज प्लानिंग का फीचर है वो आएगा ही नहीं। ठीक है, हमारे बचे दो आंसर। कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर केस में किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं हो रही है कि टोटलिटी में समझना मुश्किल है, पार्ट्स में समझना आसान है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका कोला मेजॉरली टैप इनटू? टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट के यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हुई नहीं, कोई इकोनॉमिक रिलेटेड बात हुई, इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड बात हुई है, नो। क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल की कोई गवर्नमेंट की कोई बात हुई है, नहीं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सही आता हुआ सोशल एनवायरनमेंट आएगा। क्यों आएगा सोशल एनवायरनमेंट? क्योंकि उन्होंने हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करा हुआ, सोसाइटी के हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करा हुआ है। डाइट हो गया, जीरो शुगर हो गया, कैफीन फ्री हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा सोशल एनवायरनमेंट। ये चीज क्लियर हो गया। और लास्ट वाला तो हमने निकाल लिया था, कोका कोला एवोकाडो, ये उसका प्रोडक्ट नहीं है। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और केस की बात करते हैं, लास्ट केस है आज का, उसके बाद हम आज की क्लास को करेंगे एंड। ठीक है, जरा बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या दे रखा है। वही जैसे मैंने बोला, पहले क्वेश्चन रीड करके देख लो एक नजर में, सॉल्व हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केस रीड करके सॉल्व कर ही देंगे। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussions. In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion. What is the objective mentioned here according to the process stated here? मतलब ऊपर दिए गए लाइन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव स्टेट हो रहा है? क्या यहाँ पे डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब यहाँ पे कोई assumptions लेने की बात हो रही है, कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, कि यहाँ पर आईटी इनेबल सिस्टम लगाने की बात हो रही है, कि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है? तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पर बात हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके लिए केस रीड करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कर पा रहे नहीं कर पा रहे।
In 2008, the company suffered loss in many projects due to the great recession despite taking many cost cutting measures. मतलब क्या, 2008 में कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा था प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि रिसेशन आ गया था, भले ही उसने काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग मेजर्स को अडॉप्ट किया था. विच लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज इंडिकेटेड हेयर. ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस के मैनेजमेंट फंक्शन आना चाहिए था यहाँ पे. पहली बात तो ये, विच लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन इज इंडिकेटेड हियर. टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, या फिर जिन्होंने टाइप किया है वो मिस्टेक किया है. It fails to cope up with rapid change or sudden changes. It involves huge cost. It requires critical thinking. Need to construct multiple actions plan. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. 2008 के अंदर कंपनी ने काफी ज्यादा लॉस सफर करे, भले कंपनी ने बहुत ज्यादा मेजर्स अडॉप्ट कर लिए थे. It fails to cope up with sudden changes. It involves huge cost. It requires critical thinking. Need to construct multiple action plans. तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इट फेल्स टू कोप अप विद सडन चेंजेस. इट फेल्स टू कोप अप विद सडन चेंजेस. क्यों आएगा इसका आंसर ये, क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत करी, सारे एक्शंस बहुत रखे, बट वो कंपनी तब भी लॉस सफर कर गई. याद करो हमने एक लिमिटेशन पढ़ी है प्लानिंग की, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. उसी का ये थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन हेडिंग लिखी हुई है, इट फेल्स टू कोप विद सडन चेंजेस. तो वही यहाँ पर बात बोली है. हमने ऑल द कॉस्ट कटिंग के बहुत मेजर कर लिए थे, लेकिन तब भी हमको लॉस हो गया क्योंकि रिसेशन आ गया था. तो रिसेशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आएगा, बट वो आ गया, मतलब कुछ चेंजेस हुए और इसलिए हमारी कंपनी जो है वो लॉस में चले गई. इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है. इट रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग. भैया इतने मेजर ले लिए तो क्रिटिकल थिंकिंग तो करिए. नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल एक्शन प्लान्स. कॉस्ट कटिंग मेजर लेना ही तो मल्टीपल एक्शन प्लान्स है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ए. इट फेल्स टू कोप विद सडन चेंजेस. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज. अब देखो ये स्टेटमेंट देख के हम ना तो ट्रू बता पाएंगे ना फॉल्स बता पाएंगे किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है. तो इस केस के लिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमको केस रीड करना पड़ेगा. क्यों बोल रहा हूं मैं केस रीड करना पड़ेगा. कंपनी ने लाइन दे दी, कंपनी ने अच्छा फोरकास्ट किया, क्रिटिकल थिंकिंग करी है जिससे वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर से वेस्ट कर सके. अभी उन्होंने बात सही बोली गलत बोली तो वो तो केस देख के पता लग पाएगा ना. तो हम केस को रीड करेंगे फिर बता पाएंगे कि हाँ ये ट्रू कह रहे हैं या ये फॉल्स कह रहे हैं. ठीक है, आई होप आप मेरी थिंकिंग समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा आंसर क्यों बोल रहा हूं. बच्चे नहीं तो ले देंगे ट्रू. भाई केस तो पढ़ लो, उन्होंने किया है कि नहीं किया. जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. द मैनेजमेंट, लास्ट क्वेश्चन है. द मैनेजमेंट हैड टेकन utmost care regarding the possible outcome and timely review of plans to achieve the set target during that hard time. कंपनी ने utmost care करी है और पॉसिबल आउटकम के लिए बात पे उन्होंने रिव्यू किया अपने प्लान्स को, जिससे जो टारगेट उन्होंने सेट करे वो उनके अचीव हो जाए उस हार्ड टाइम के अंदर. विच लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस मेंशन्ड हियर. सबसे सिंपल इसका तो आंसर क्या, बताइए इसका आंसर क्या है. लास्ट स्टेप क्या प्रोसेस का, इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है या फिर फॉलो अप है. बताइए मुझे इसका आंसर. बिल्कुल सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, फॉलो अप. ठीक है, अब इस लाइन के लिए थर्ड क्वेश्चन के लिए हमको पूरा केस रीड करना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे लाइन रीड करके बता सकते हैं ये बात सही है या गलत है. तो ये जरा केस एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही केस है. Simplex Limited had been taken over by the Mundra Group immediately following India's independence. Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate the growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussions before launching ERP system to attract large projects. The company had done effective forecast and critical thinking regarding allocation of resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenges of adverse situation.
द इन 2008 द कंपनी लॉस्ट, देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, कंपनी ने उस पर्पस के लिए मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शंस लगाए, तो मतलब हाँ कंपनी ने क्रिटिकल थिंकिंग करी है कि नहीं करी है? क्या कंपनी ने क्रिटिकल थिंकिंग करी है? ये लाइन हमको बता रही है कि क्रिटिकल वेस्टेज करने के लिए उन्होंने काफी सारे और मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन लगाए जिससे वो सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? तो बताइए मुझे इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ट्रू, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये केसेस हमने करे, मैं आपको दिखा दूं, हमने आज 4 केस करे हैं। एक सिंप्लेक्स लिमिटेड वाला किया, एक हमने कोको कोला वाला किया, एक हमने ये डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड वाला किया, तो एक स्टार्टिंग में किया था प्लानिंग मैनेजमेंट रिलेटेड। आई होप ये केसेस आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और कल भी हम केस वाली कल हम 4 क्वेश्चन और केस के लेकर आएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये जो केसेस है हमारे सीबीएसई के केस है, जो सीबीएसई ने इशू करे हैं, 12 केस इशू करे हैं। तो 4 हमने आज कर लिए, 4 कल कर लेंगे, 4 परसों कर लेंगे। तो सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए वो भी हमारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।